हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्राई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, तो इसके द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए, भारतीय नागरिकता दी जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रतिक्रियाओं के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में निजता का अधिकार दिया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो इन्हें 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, शुरुआत में यानी कि मूल रूप में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये संविधान के किस भाग में है? तो इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। देखिए, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है, ये एक पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इस समय ये कानूनी यानी कि वैधिक अधिकार है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है जिसे कि अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। अब देखिए, जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, देखिए, समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है जिसे कि अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं। इसके बाद तीसरे शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक रखे गए हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक हैं। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, तो इसे 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान अधिनियम सन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के कै में जोड़कर
शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। देखिए, इसके द्वारा राज्य सरकार को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना था? 2002 में 86वें संविधान अधिनियम के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनके संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। और देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो यह अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक बार। अब देखिए कब? तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, वित्त आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो देखिए, जो योजना आयोग था इसे वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, योजना आयोग स्थापित हुआ था मार्च 1950 को और इसे 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। तो ये तीनों डेट याद रखनी है कि योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? मार्च 1950 को, और इसे समाप्त किया गया था 13 अगस्त 2014 को। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्णायक मत। तो देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो इसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है, क्योंकि जब किसी मामले में पक्ष विपक्ष के मत बराबर होते हैं तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है। तो इसी मत को निर्णायक मत कहा जाता है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसे कौन तय करता है, कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए, संसद के दोनों सत्रों यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा, तो इसके 2 सत्रों के बीच यानी कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
इनका कार्यकाल 4 जून 2009 से जून 2014 तक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। तो देखिए, संघीय संसद की जो संयुक्त बैठक होती है यानी कि संयुक्त अधिवेशन होता है, तो ये किस लिए बुलाया जाता है? तो अगर किसी विषय पर दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके समाधान हेतु ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए, इस बैठक को कौन बुलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो देखिए, निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी जानते हैं, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है तो इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। और देखिए, ये जो लोक लेखा समिति होती है ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं तो इनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, तो इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और देखिए, इसी के साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया था। तो भारत की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो देखिए, मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी विघटित नहीं होती है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वे प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।